हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव क्या होते हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेनिक फसलें क्या होती है ये भी हम देखेंगे। ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जो फसलें होती है उनसे हमें क्या क्या लाभ व हानियां हो सकती है। साथ ही साथ ट्रांसजेनिक जीवों से कौन कौन से हमको प्रॉफिट है या इनकी उपयोगिता कहां कहां पे और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहां पे कवर कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसजेनिक जीव या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव क्या होते हैं। तो ट्रांसजेनिक जीव का सीधे संबंध है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, या इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं जीएमओ। क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं जीएमओ। और जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चलिए, इसका अगर आप लोगों को पूरा नाम लिखना हो, फुल फॉर्म लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसका पूरा नाम? जीएमओ का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चलिए, सबसे पहले तो आपको जीएमओ का पूरा नाम पता होना चाहिए। इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, या इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसजेनिक जीव। अब हम समझते हैं ट्रांसजेनिक जीव होते क्या है। ट्रांसजेनिक जीव का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो जीव हैं, ठीक। हमारे पास यहां पे दो जीव हैं, ठीक। अब हमको करना क्या है? एक जीव हमारे अंदर क्या है? ए, और दूसरा जीव जो है इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक। अब इस ए वाले जीव के जीनोम में, ये मान लीजिए इसका क्या है? पूरा का पूरा जीनोम है। अब इस ए वाले जीव के जीनोम में हम क्या करें? अगर इस बी वाले जीव के अंदर का जीन, इस बी वाले जीव के अंदर का जीन निकाल करके हम ए वाले जीव के अंदर प्रवेश करा दें, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक जीव का मतलब है कि हम किसी जीव के अंदर किसी दूसरे जीव के अंदर से डीएनए को निकाल करके स्थानांतरित करा दें, तो जिस जीव के अंदर हम दूसरे जीव का जीन ला करके प्रवेश कराएंगे उस जीव को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव। मतलब कोई पर्टिकुलर एक जीव है और उस जीव के अंदर अगर हम उसके जीनोम में किसी दूसरे जीव के अंदर के जीन को लाएं और उसको प्रवेश करा दे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के जीव के जीनोम में, तो उस जीव को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव। मतलब ट्रांसजेनिक जीव का सीधे संबंध है कि कोई एक ऐसा जीव या कोई एक ऐसी फसल ही मान लीजिए है, उसके अंदर हम क्या करें? किसी दूसरे फसल के जीन को ला करके हम प्रवेश कराते हैं, तो उस फसल को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक फसल। तो ट्रांसजेनिक जीव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीव के अंदर अगर हम किसी दूसरे जीव के अंदर उपस्थित जीन को ला करके प्रवेश कराते हैं, तो इस प्रकार से बने जीव को हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास दो जीव हैं, एक जीव ये है, दूसरा जीव ये है। तो हम इस जीव के जीनोम में किसी दूसरे जीव के जीन को ला करके प्रवेश करा दें, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक या ट्रांसजेनिक जीव बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे जीवों को ही हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव, जिन जीवों के अंदर हम किसी दूसरे जीव के अंदर का जीन ला करके प्रवेश करा देते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव। तो देखिए, ऐसे जीव जिनके जीनोम में, किसी भी पर्टिकुलर जीव के जीनोम में हम किसी अन्य जीव के डीएनए या जीनों को समावेश करा दें, उन्हें ही हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, या हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। हम उसे अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव क्यों कहेंगे? क्योंकि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक जीव है, अब इस जीव के अंदर जीनों की संरचना कुछ दूसरे प्रकार की है। अब अगर इस जीव के अंदर हम किसी दूसरे जीव के डीएनए को या जीन को ला करके प्रवेश करा देंगे, तो इस जीव का जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए इनको हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी जीव के अंदर हमने किसी दूसरे जीव के अंदर का जीन निकाल करके प्रवेश करा दिया, तो इस जीव के अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक पदार्थ जो है रूपांतरित हो जाएंगे। इसीलिए ट्रांसजेनिक जीवों को हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे जीव के अंदर के जीन को ला करके हम प्रवेश करा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि किसी जीव के अंदर उसके जीनोम में रूपांतरण आ जाएगा, उसके जीनों का जो क्रम है या आप कह सकते हैं जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उनकी संरचना में
बदलाव आ जाएगा, उनकी संरचना रूपांतरित हो जाएगी। इसीलिए ऐसे जीवों को हम बोलते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसजेनिक जीव ऐसे जीव हुए जिनके अंदर हमने किसी दूसरे जीव के जीन को ला करके प्रवेश करा दिया, या जिनके अंदर हमने किसी दूसरे जीव के डीएनए को ला करके प्रवेश करा दिया, तब उस जीव को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। क्योंकि हमने दूसरे जीव के अंदर से डीएनए या जीन को ला करके प्रवेश कराया, तो उस जीव के अंदर अनुवांशिक गुणों में और अनुवांशिक पदार्थों में रूपांतरण आ गया, जिस कारण से इसे हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कह सकते हैं। अब जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांचेस होती है, जो शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसका पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं ट्रांसजेनिक जीवों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्या बोलते हैं? उन्हें हम ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। मतलब जैव तकनीकी की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं ट्रांसजेनिक जीवों का, उसे हम ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। तथा ऐसे जीन जिन जीनों को हम प्रवेश कराते हैं किसी दूसरे जीव के अंदर, ऐसे जीनों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीनों को हम ट्रांसजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजीन। मतलब किसी जीव के अंदर किसी दूसरे जीव के अंदर से जीन को ला करके हम प्रवेश कराएंगे, तो उन जीनों को, जिन जीनों को हम प्रवेश कराएंगे उस जीव के अंदर, उस जीन को हम बोलेंगे ट्रांसजीन। और ट्रांसजेनिक जीवों का अध्ययन हम बायोटेक्नोलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। तो इतनी सारी, उम्मीद करता हूं इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये नॉर्मल सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं। तो ट्रांसजेनिक जीव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पर्टिकुलर जीव है, उस जीव के अंदर हमने किसी दूसरे जीव के अंदर के जीन या डीएनए को निकाल करके लाया और उस जीव के अंदर प्रवेश करा दिया, तो यह प्रक्रिया हो गई ट्रांसजेनिक जीव। इसी प्रकार अगर आप फसलों में जाएंगे, तो किसी भी फसल के अंदर अगर किसी हम दूसरे फसल के जीन को ला करके प्रवेश करा देंगे, तो उस फसल को, जिस फसल के अंदर हमने जीन को प्रवेश कराया है, उस फसल को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक फसल। इसी प्रकार पौधे में आप ले सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई पौधा है, उस पौधे के अंदर हमने जीन को प्रवेश करा दिया किसी दूसरे पौधे से ला करके, तो इस प्रकार से ऐसे पौधों को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक पौधे। तो कुल मिलाकर के अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ट्रांसजेनिक फसलें एवं पौधे होते हैं, स्पेशली यदि हम फसलों की बात करें, तो मान लीजिए कोई फसल है, अब उस फसल के अंदर हमने क्या किया? किसी दूसरे फसल के जीन को ला करके प्रवेश करा दिया, तब उस फसल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक फसल। मतलब जिस फसल के अंदर हमने जीन को प्रवेश कराया है किसी दूसरे पौधे के जीन को ला करके, उस पौधे को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक पौधे या ट्रांसजेनिक फसल बोलेंगे। ठीक, चलिए अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको यहां पे थोड़ा सा तैयार कर लेना है। ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के उद्देश्य, अगर हम ट्रांसजेनिक पौधे या ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करते हैं, तो इनको तैयार करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक, चलिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फसल के अंदर रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी क्षमता को डेवलप यानी कि विकसित कर सकते हैं। जैसे बीटी कॉटन इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है। बीटी कॉटन की यदि हम बात करेंगे, तो बीटी कॉटन जो है इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है। बीटी कॉटन जो है ये कपास की क्या है? एक कीट प्रतिरोधक किस्म। क्या है? यह कपास की एक कीट प्रतिरोधक किस्म होती है। हम क्या करते हैं, बैसिलस thuringiensis जीवाणु से प्राप्त जो जीन होता है उसको ला करके प्रवेश करा देते हैं कपास के पेड़ के अंदर, और जैसे ही कीट आकर के कपास की पत्तियों को खाते हैं, वो कीट क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है कपास के पौधे के अंदर, यानी कपास के पौधे के अंदर कीटों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। किसके कारण विकसित हो गई? तो इस ट्रांसजेनिक फसल के कारण ही विकसित हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर एक ऐसे जीन का समावेश कराया है जो जीन क्या करता है? कीटों के प्रति प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उनके मार्ग में बाधा डालता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो ऐसे जीन आप कह सकते हैं, मतलब या आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो पूरे के पूरे हमारे ट्रांसजेनिक फसलें होती है, ये ट्रांसजेनिक फसलें स्पेशली क्या करती है? कीट प्रतिरोधी और रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर देती है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फसल के अंदर कीट प्रतिरोधी गुण को डेवलप या विकसित किया जा सकता है, जिस कारण से वो पौधा कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है और पौधा जो है कीटों से बच जाता है सुरक्षित। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को उत्पन्न करना। मतलब ट्रांसजेनिक फसलों के माध्यम से
हम ऐसे पुष्पों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि ज्यादा मात्रा में सुगंधित हो और इसके अलावा जो पुष्प ज्यादा मात्रा में सुंदर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा पौधा है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक छोटा सा ऐसा पौधा है और इस पौधे के अंदर क्या है, जो फूल लग रहे हैं वो ज्यादा आकर्षक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पौधे के अंदर किसी ऐसे पौधे के जीन को ला करके स्थानांतरित करा सकते हैं जिस पौधे के अंदर सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं। तो अगर हम सुंदर पुष्पों वाले पौधे के अंदर का जीन निकालें और उसको किसी ऐसे पौधे के अंदर ला करके प्रवेश करा दें जिस पौधे के अंदर सुंदर पुष्प नहीं लगते हैं, तो उन पौधों के अंदर भी सुंदर पुष्प लगने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर ट्रांसजेनिक फसलों को हम तैयार करते हैं तो इससे हम आकर्षक पुष्पों को भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ सुगंध युक्त पुष्पों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर कुछ ऐसे फ्लावर लगते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी खुशबू या सुगंध नहीं है, तो हम किसी ऐसे जीन को ला करके प्रवेश करा सकते हैं जो कि ज्यादा सुगंधित होता है। मतलब किसी ऐसे पौधे का जीन लाएं जिस पौधे के पुष्प ज्यादा सुगंधित होते हैं, तो हम उस पौधे के जीन को ला करके किसी ऐसे पौधे के अंदर प्रवेश करा सकते हैं जो कि पौधा ज्यादा सुगंध युक्त नहीं होता है, तो उसके पुष्प जो लगेंगे वो भी सुगंध युक्त होने लग जाएंगे। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अत्यधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्पों को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी इन्वायरमेंट या वातावरण में जो उत्पन्न होने वाले तथा विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम पौधों का उत्पादन, इसके द्वारा हम ऐसे पौधों को डेवलप कर सकते हैं या ऐसी फसलों को डेवलप कर सकते हैं जो लंबे समय तक विपरीत वातावरण के प्रति अपने आप को सीधा खड़ा रखने में सक्षम होते हैं। मतलब हम ऐसे पौधों को भी डेवलप कर सकते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलों के माध्यम से या पौधों के माध्यम से हम ऐसे पौधों को तैयार कर सकते हैं जो पौधे लंबे समय तक और विषम परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। चलिए, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी फल तथा इसके अलावा सब्जी प्रदान करने वाले जो भी पौधे होते हैं, जैसे टमाटर का पौधा हो गया, इसके अलावा आलू हो गई, केला हो गया आदि, इनमें आप देखेंगे वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं। और वही वैक्सीन जब इनके अंदर डेवलप हो जाएगा तो इनके अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया जाएगा तो उस बैक्टीरिया वगैरह को ये वैक्सीन क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। मतलब किसी भी सब्जी या फल प्रदान करने वाले जो भी पौधे होते हैं उनके अंदर हम तरह तरह की वैक्सीन को भी डेवलप कर सकते हैं। और ये केवल किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक फसलों के माध्यम से कर सकते हैं, यानी ट्रांसजेनिक की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक पौधे या ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनके सबके नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, इनको सबको आपको जरूर नोट करना है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि ट्रांसजेनिक फसलों को या ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के मेन ऑब्जेक्ट या मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, इनको बताइए। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे ट्रांसजेनिक फसलें होती है, ट्रांसजेनिक फसलों से क्या क्या इंपॉर्टेंट लाभ है, यानी क्या क्या एडवांटेज होता है। अगर ट्रांसजेनिक फसल मान लीजिए हम तैयार करते हैं तो इससे हमको क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों और पौधों में वांछित फेनोटाइप लक्षण उत्पन्न करना। मतलब किसी भी पौधे के अंदर हम अच्छे अच्छे लक्षण को डेवलप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गुणों वाले लक्षण को विकसित कर सकते हैं। फिनोटिपिक लक्षण का मतलब ही होता है, फिनोटाइप लक्षण का मतलब होता है एक प्रकार से कि कोई भी पौधा देखने में कैसा लग रहा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, ये सब क्या है, उसका आकार की लक्षण होता है। या इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप फिनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक लक्षण कह सकते हैं। तो फिनोटिपिक लक्षण का मतलब होता है कि अच्छे गुण वाले लक्षणों को हम विकसित कर सकते हैं ट्रांसजेनिक फसलों के माध्यम से। तो अगर ट्रांसजेनिक फसलें हम तैयार करते हैं तो इसके माध्यम से हमको कई सारे प्रॉफिट है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें हमको यह देखना है कि कोई भी अगर ट्रांसजेनिक फसल है तो उसके अंदर आप देखेंगे कई प्रकार के अच्छे गुण वाले, वांछित गुण वाले लक्षणों को हम व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है, ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण करना। इसके माध्यम से हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट या उत्पादों का भी संश्लेषण कर सकते हैं जो कि कई क्रियाओं को हमारे संपादित करते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीव की अभिव्यक्ति को रोकने में भी सफलता मिलती है। अगर मान लीजिए पहले से कोई ऐसे जीवाणु या ऐसे कीट जो हैं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम फसलों के अंदर
अच्छे गुण वाले लक्षण विकसित करके या रोग और कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले जीनों को डाल करके एक ट्रांसजेनिक फसल तैयार करेंगे और ये ट्रांसजेनिक फसल जो है कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगी या रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगी। कोई भी रोग आकर के इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार के फसली पौधों में हम क्या कर सकते हैं, पहले से उपस्थित जो भी जीव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं या उनकी अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इनकी अभिव्यक्ति को रोकने में भी सफलता मिलती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है उनमें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम कर सकती है। ट्रांसजेनिक फसलों के माध्यम से हम ऐसे जीनों का समावेश करा सकते हैं जो कि लंबे समय तक बीजों को गिरने नहीं देगा किसी भी प्लांट से। सपोज करिए जैसे मान लीजिए धान का ही पौधा है, अब उसकी यदि बाली बहुत जल्दी गिर रही है तो हम किसी ऐसे जीन को ला करके समावेश करा सकते हैं कि वो जीन जो है क्या करेगा, मजबूती से पकड़ा रहेगा, इतना आसानी से धान की जो बालियां होती है वो नहीं गिरने वाली है। यानी सीधे से मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार की फसलों को तैयार करके अगर फसलें कटाई के पश्चात जो फसलों का नुकसान होता है वो फसलों का नुकसान नहीं होगा, मतलब एक अच्छे किस्म के बीज वालों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है वो रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भर करती है। अब चूंकि ट्रांसजेनिक फसलें अगर है तो इनको ज्यादा मात्रा में पीड़कनाशियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़कनाशियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसजेनिक फसल है। तो ट्रांसजेनिक फसलों के अंदर रोग और कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले जीनों का प्रवेश कराया जाता है ताकि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक और कीट प्रतिरोधक क्षमता को हम विकसित कर सकें। तो जब पौधों के अंदर हम रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर लेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमको अलग से पीड़कनाशकों की यानी कि इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी या बायोपेस्टिसाइड्स की आवश्यकता जो है नहीं पड़ने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट लाभ है ट्रांसजेनिक फसलों को या पौधों को तैयार करने के। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ट्रांसजेनिक फसलों के कई सारे इंपॉर्टेंट लाभ है जिनको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसजेनिक फसलों से हानि। तो ट्रांसजेनिक फसलों से अगर लाभ है हमको तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ ट्रांसजेनिक फसलों से हमको हानियां भी होती है। वो हानियां कौन कौन सी है इनको भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है इस प्रकार की कुछ फसलों में आप देखेंगे कि जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है या शक्ति होती है वो नहीं होती है, जिस कारण से आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। कुछ ट्रांसजेनिक फसलें ऐसी होती है जिनके अंदर बीज बहुत कम मात्रा में लगते हैं, जिस कारण से किसान उनको व्यवस्थित करके नहीं रख सकता है कि अगले साल हम उसी का बीज बना करके बो देंगे। मतलब कहने का यह है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है, कुछ फसलें पूरी मतलब कहा जाए तो जितने भी ट्रांसजेनिक फसलें हैं उसमें से केवल कुछ ही फसलें ऐसी है जो कि बीज उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, ज्यादा मात्रा में बीज का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं कर सकती हैं। तो जब ज्यादा मात्रा में बीज का प्रोडक्शन या उत्पादन ये फसलें नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि उन फसलों को अगले साल फिर से बोने के लिए किसान को फिर से खरीदना पड़ेगा मार्केट से। यानी सिंपल सी बात है कि इस प्रकार की फसलों में बीज उत्पादन की जो शक्ति होती है या क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण से किसानों को हर वर्ष जो है बीज इसके खरीदने पड़ते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि जितने भी ट्रांसजेनिक फसलें हैं उनमें से कुछ फसलें ही ऐसी होती है जिनमें बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है और उन फसलों को बार बार उनके बीजों को खरीदना पड़ता है किसी भी किसान को बोने के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिस कारण से किसानों को फिर हर वर्ष जो है इनके बीज लेने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए वही ज्यादा मात्रा में अगर बीज का प्रोडक्शन कर देंगे तो फिर किसान को हर वर्ष जो है अलग से मार्केट से बीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पहली हानि है। दूसरी इंपॉर्टेंट हानि क्या है कि जो छोटे किसान होते हैं ये प्रत्येक बार क्या करते हैं, इन फसलों को नहीं उगा सकते हैं क्योंकि ये फसलें बहुत महंगी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है। तो जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है इनके बीज वगैरह काफी महंगे आते हैं, जिस कारण से अगर आम किसान चाहे या छोटे किसान चाहे तो वो ज्यादा मात्रा में इनको नहीं खरीद सकते और ज्यादा मात्रा में इनका प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रांसजेनिक फसलों के जो बीज वगैरह आते हैं ये काफी महंगे आते हैं, जिस कारण से बड़े किसान ही इसका ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं, छोटे मोटे किसान इसका ज्यादा मात्रा में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हानि है क्योंकि ज्यादा महंगी होते हैं इनके बीज वगैरह, जिस कारण से छोटे किसान इनका ज्यादा मात्रा में यूज या उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए यूज क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है इन फसलों में आप देखेंगे
लोगों में एलर्जी उत्पन्न करने की संभावना रहती है। इन फसलों से आप देखेंगे बहुत सारी ट्रांसजेनिक फसलें ऐसी होती है जो कि जीवों के अंदर एलर्जी उत्पन्न करती है, और आपको एलर्जी के लक्षण बहुत सारे दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है, शरीर में जगह जगह पिंपल्स या दाने निकलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, जैसे आपने एलर्जी पढ़ी थी तो एलर्जी का मतलब तो आपको पता है कि किसी भी बाह्य प्रतिरोधक के पदार्थ के प्रति प्रतिक्रिया होने लगती है शरीर के अंदर। यानी हमारे शरीर के अंदर जैसे ही हम ट्रांसजेनिक फसलों का यूज करेंगे, उनके सब्जियों का, उनके फलों का यूज करेंगे, तो कुछ ट्रांसजेनिक फसल या पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो कि एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं जीवों के अंदर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एलर्जी उत्पन्न करने की क्षमता होती है ट्रांसजेनिक फसलों के अंदर, जिस कारण से भी ज्यादा मात्रा में ट्रांसजेनिक पौधों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रांसजेनिक जीवों से हमको भरपूर मात्रा में फायदे भी हैं, वहीं ट्रांसजेनिक फसलों के कई सारे नुकसान भी हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ट्रांसजेनिक फसलों से जो हानियां हैं ये आपके एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने के जो उद्देश्य हैं और ट्रांसजेनिक फसलों के जो लाभ हैं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, इसके बाद हमारा है ट्रांसजेनिक फसलों के उदाहरण। कई सारे ट्रांसजेनिक फसलों के उदाहरण हैं जिनको आपको याद रखना है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल हैं उनमें आप देखेंगे एक होता है गोल्डन राइस, जिसको कि हिंदी में अपन कह सकते हैं सुनहरी चावल। क्या कह सकते हैं? जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सुनहरी चावल। क्या कह सकते हैं? जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सुनहरी चावल। क्या कह सकते हैं? जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सुनहरी चावल। ठीक, तो सुनहरी चावल की खासियत क्या होती है, या गोल्डन राइस की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर विटामिन ए, इसके अंदर विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो गाजर और पपीता से हमको विटामिन ए प्राप्त होता है वो हमको सुनहरी चावल या गोल्डन राइस, जो कि चावल की एक मतलब किस्म होती है, और इस किस्म के अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इसको ट्रांसजेनिक माध्यम से ही तैयार किया जा गया है। तो गोल्डन राइस के अंदर ऐसे जीनों का समावेश करा दिया गया है जिसके अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। तो गोल्डन राइस चावल की एक किस्म होती है जिसको सुनहरी चावल भी हम कह सकते हैं। इसकी खास बात केवल यही आपको याद रखना है कि इसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लावर सार टमाटर। तो ये देखिए, टमाटर की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। ये जो है टमाटर की क्या होती है? एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। और अगर फ्लावर सार टमाटर को हम तैयार कर लेते हैं तो इस टमाटर की खासियत क्या होती है? इस टमाटर की खासियत ये होती है कि ये टमाटर लंबे समय तक नहीं सड़ते। ये जो टमाटर होते हैं ये लंबे समय तक नहीं सड़ते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है, लंबे समय तक ये जो है लंबे समय तक नहीं सड़ते हैं। तो ये खास बात होती है फ्लावर सार टमाटर की, जो कि ट्रांसजेनिक रूप से तैयार की गई है। टमाटर की एक कीट टमाटर की एक मतलब किस्म है, और इस टमाटर की किस्म के अंदर क्या क्षमता होती है कि ये टमाटर जो है लंबे समय तक नहीं सड़ते हैं। तो लंबे समय तक ये टमाटर नहीं सड़ते हैं, ये खासियत होती है फ्लावर सार टमाटर की। तो ये टमाटर की एक किस्म होती है, इसका भी आपको एग्जांपल याद रखना है। और तीसरा वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो आपको तैयार करना है वो हमारा है बीटी कॉटन अथवा बीटी कपास। तो बीटी कॉटन या बीटी कपास की यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र कर चुका है कि बीटी कॉटन जो होती है ये कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। अगर बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीन को हम कपास के पौधे के अंदर प्रवेश करा देते हैं तो कपास के पौधे के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, और फिर अगर कोई कीट कपास की पत्तियों को खाता है तो वो कीट क्या हो जाता है? धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं, बीटी कॉटन अथवा बीटी कपास, गोल्डन राइस और फ्लावर सार टमाटर, इसके अलावा कई सारे और एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेनिक फसलों के जिनको भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं यही आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो भी ऑब्जेक्ट या उद्देश्य थे, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी की जो भी उपयोगिता थी, साथ ही साथ स्टेम सेल तकनीक क्या होती है इसकी उपयोगिता भी हमने आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था। और आज की इस वीडियो में लगभग हमने कई सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। इसके बाद 2-4 इंपोर्टेंट टॉपिक आपके और बचे इस चैप्टर से, जिसको हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आप लोगों के पढ़ सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।